नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में बहुत सारे बीमारियों के बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे टाइफाइड देखा था, कलरा देखा था, टीबी देखा था। इससे भी अलावा विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर को हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनदर डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्लास है वो होने वाला है मलेरिया का। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहे और जाने पूरे कंसेप्ट मलेरिया को कि मलेरिया होता कैसे है, इसके कॉजेटिव एजेंट कैसे हैं, इसको फैलाने वाले कारक कौन से हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, सब कुछ जीरो से अंत तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि मलेरिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो मलेरिया है, तो मलेरिया को डिस्कवर किया था रोमन्स नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं कि मलेरिया किसने डिस्कवर किया, तो रोमन्स नामक वैज्ञानिक ने। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि वर्ल्ड मलेरिया डे यानी विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लाज्मोडियम है और यहाँ पे एक मॉस्किटो है यानी कि एक मच्छर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम और ये मॉस्किटो है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया एक परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली एक बीमारी है। तो मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। ध्यान देंगे दोस्तों कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट होता है, एक प्रकार का परजीवी होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट है। अब बात रहा यहाँ पे कि ये जो पैरासाइट रहेगा किसमें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम है इसके दो प्रकार के होस्ट होते हैं। अब इसके होस्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा ये निवास करता है दो प्रकार के होस्ट में। एक होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और दूसरे होता है मनुष्य। दो होस्ट होते हैं इसके, एक होता है एनोफिलिस मॉस्किटो यानी कि एनोफिलिस मच्छर। एक्चुअली ये फीमेल एनोफिलिस होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा ऑलरेडी कि मेल मच्छर काटते ही नहीं है, काटने का काम किन लोगों का है, फीमेल लोगों का है। यानी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करते हैं, खून चूसते हैं। अब बात करते हैं इसका जो पहला होस्ट हो गया वो हो गया एनोफिलिस मॉस्किटो और इसका जो दूसरा होस्ट है वो हो गया ह्यूमन। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉजेटिव एजेंट में प्लाज्मोडियम है, फिर ये पैरासाइट है और ये पैरासाइट दो होस्ट के अंदर इसका जो जीवन चक्र होता है दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। एक पहला की जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर होता है और दूसरा ह्यूमन के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर कौन सा इसका फेज आता है, ह्यूमन के अंदर इसका कौन सा फेज आता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जो मलेरिया का परजीवी है जिसे आप प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, तो इसके हमने देखा था कि इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें दो होस्ट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक होता है फीमेल एनोफिलिस और दूसरा होता है ह्यूमन। एक नंबर में फीमेल एनोफिलिस और दूसरा ह्यूमन।
तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अगर हम फीमेल एनोफिलीज का, तो फीमेल एनोफिलीज में ये जो पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसका सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो फीमेल एनोफिलीज है उसके अंदर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। और हाँ, ध्यान देंगे दोस्तों, जो फीमेल एनोफिलीज है वह क्या होता है, तो ये प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट होता है। अब ये प्राइमरी होस्ट कौन है, तो प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब बात यहाँ पर आके सर ये होस्ट क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि होस्ट का मतलब होता है पोषी। अब ये पोषी मतलब कि जिससे क्या होता है, कोई पैरासाइट, कोई परजीवी भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम होस्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल फेज है, याद रखेंगे, वह फीमेल एनोफिलीज के अंदर कंप्लीट होता है और ये प्राइमरी होस्ट होता है। अब बात रहा ह्यूमन का, तो ह्यूमन क्या होता है, प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट होता है। अब क्या होता है कि इसमें प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि जो प्लाज्मोडियम है इसका जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होता है। एक है फीमेल एनोफिलीज और दूसरा है ह्यूमन। और फीमेल एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है और यह प्राइमरी होस्ट होता है, और जो ह्यूमन है वो सेकेंडरी होस्ट होता है और इसमें प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इससे कुछ रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में कि प्लाज्मोडियम को या ये जो बीमारी है उसमें जो एजेंट है पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, फिर है एनोफिलीज, उससे सभी में क्या रिलेशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके हिस्ट्री को। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। तो देखिएगा एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लेंसीसी। लेंसीसी ने 1770 ईस्वी में सबसे पहले दलदल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वयं यानी कि दलदल, मलेरिया और मच्छर में क्या किया था, संबंध बताया था। इसका मतलब हुआ कि इनका मानना था कि जो दलदल होता है, दलदल में उत्पन्न होते हैं मच्छर, और मच्छर क्या करते हैं, मलेरिया को उत्पन्न करते हैं, मलेरिया को फैलाते हैं। तो याद रखेंगे कि लेंसीसी ने 1717 में बताया कि या एक संबंध स्थापित किया कि दलदल, मलेरिया और मच्छर में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। फिर बात करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लेवरॉन। अब ये लेवरॉन क्या कहते हैं, तो देखिए लेवरॉन ने खोजा था, डिस्कवर किया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होने वाला रोग है। यानी कि इनका मानना था या इन्होंने डिस्कवर कर दिया कि जो ये मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्हें 1907 ईस्वी में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है गोल्गी। अब ये जो गोल्गी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, लेवरॉन के जो ये कॉन्सेप्ट है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया होता है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस ने यह बताया कि मलेरिया के परजीवी, मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। मतलब कि एक जो संक्रमित व्यक्ति है उसको मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है। अब काटती है और काट करके वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तब क्या होता है कि ये बीमारी फैलती है। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे।
अब हम बात करते हैं कि मलेरिया जो है, मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसका जीवन चक्र कैसे होता है, किस प्रकार से एनोफिलिस के अंदर कंप्लीट होता है, किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात रहा प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है, आपको तो ऑलरेडी पता है कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। के अंदर कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कितने होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर किसी जीव का लाइफ साइकिल अगर 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो ध्यान देंगे दोस्तों, उसे आप डाइजेनेटिक कहेंगे। यानी कि प्लाज्मोडियम क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक होता है यानी कि जब जीव का लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है तो उसे हम डाइजेनेटिक कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल आगे की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो प्लाज्मोडियम है उसका जो इन्फेक्टेड जो स्टेज है वो कौन सा होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज जो है वो इन्फेक्शन शुरू करता है या उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम का जो एस्पोरोजोइट स्टेज है, एस्पोरोजोइट स्टेज, ये क्या करता है? तो मलेरिया उत्पन्न करता है, इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो 2 होस्ट हैं कौन कौन से हैं। ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कर दिया है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं होस्ट कौन कौन से हैं। इसके होस्ट हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, दूसरा है ह्यूमन। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, इसमें ये जो पैरासाइट जाते हैं तो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। जब उत्पन्न नहीं करते हैं तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को हम क्या कर सकते हैं? इस बीमारी का कैरियर कर सकते हैं। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या है? वो कैरियर है, यानी कि वाहक। क्योंकि यही क्या करती है? इन्फेक्टेड पर्सन से इसके जो प्लाज्मोडियम के पैरासाइट है उसको स्वस्थ व्यक्ति में ले जाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो मच्छर है वो कर क्या रहा है? तो उसने एक व्यक्ति को क्या किया है? तो काटा है। देखिएगा ये आपको हाथ दिख रहा है, यहाँ पर इसने जब काटा तो ये जो प्लाज्मोडियम के पैरासाइट है वो इसके ब्लड के अंदर जा रहा है। यानी कि जब मस्कीटो ने मनुष्य को काटा, मस्कीटो ने मनुष्य को काटा, याद रखेंगे इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? तो वह है एस्पोरोजोइट। तो जब यहाँ पे मच्छर ने काटा तो जो एस्पोरोजोइट है वो किसके अंदर चला गया? ब्लड के अंदर चला गया। अब यहाँ पे जो ब्लड से होते हुए वह पहुंच गया लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर क्या हुआ कि इसने रक्त के द्वारा लीवर के अंदर पहुंचा और लीवर के अंदर जा करके क्या किया? तो इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो मनुष्य होता है उसमें इसका एसेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होता है और जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसमें उसका सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है।
पहले हम स्लाइड को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो पैरासाइट है वो क्या हुआ, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया, यानी कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जिससे बहुत सारे पैरासाइट उत्पन्न हुए। अब जब क्या होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे अगर परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं तब क्या होगा, सेल फट जाएगा, और जब सेल फट जाएगा तो उससे परजीवी बाहर निकल जाएंगे। तो वही क्रिया यहाँ पे हो रही है कि जो लीवर सेल है वो फट जा रहा है, और जब फट जा रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो परजीवी हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जा रहे हैं। अब ये ब्लड के अंदर रिलीज हो जा रहे हैं तो रिलीज होकर के क्या करते हैं, तो ये ब्लड के अंदर रिलीज होकर के पहुंच जाते हैं आरबीसी में। अब ये आरबीसी के अंदर प्रवेश कर गए और आरबीसी के अंदर पुनः इन्होंने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू किया और बहुत सारे परजीवी को इन्होंने बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब क्या हुआ, बहुत सारे परजीवी बन गए तो फिर से आरबीसी क्या हुआ, फटा। और जब आरबीसी फटता है दोस्तों, हम बात करेंगे कि जब आरबीसी फटता है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे आप हीमोज्वाइन कहते हैं। हीमोज्वाइन कहते हैं, और ये हीमोज्वाइन ही क्या होता है, बुखार का कारण होता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ कि आरबीसी जो फटा है, आरबीसी फट रहा है, फिर क्या होता है कि इसमें आरबीसी में क्या होता है कि ये गैमेटोजेनेसिस करते हैं, मतलब कि ये जो परजीवी हैं उनके गैमेट्स बनते हैं। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे गैमेट बने हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे मनुष्य के अंदर उसका जो गैमेटोसाइट्स है वो विकसित हो गया, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। और पुनः जब कोई मच्छर काटेगा, देखिएगा दोस्तों, अगर ये व्यक्ति तो संक्रमित हो गया है, अब कोई मच्छर जाकर के इसको काटता है उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को जब काटेगा तो वो क्या करेगा, खून को चूसेगा। जब खून को चूसेगा तो ये जो आरबीसी है जिसके अंदर क्या है, ब्लड सेल्स हैं, या वहीं पे जो रक्त है जिसमें पैरासाइट है, वो उसको क्या कर लेगा, अंदर चला जाएगा। और जब अंदर चला जाएगा तो देखिएगा रक्त में जो परजीवी हैं वो मच्छर के अंदर चले गए। अब मच्छर के अंदर जा करके, अब जाहिर सी बात है खून चूसेगा तो उसके स्टोमक में जाएगा, और जब मच्छर के अंदर चला जाता है तो जा करके उसमें हो जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है दोस्तों, तो वहां पे हो जाता है निषेचन। अब जब निषेचन हो जाता है तो होता यही है, यानी कि उसके जो स्टोमक है उसमें निषेचन हो जाता है। जब निषेचन हो जाता है तो और भी क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स, देखिएगा और डेंजरस एरिया यानी कि इन्फेक्टेड एरिया आता है, इन्फेक्टेड कंडीशन आता है, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और फिर ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, और फिर कोई मच्छर उसे काटता है और फिर दूसरे व्यक्ति को काटता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका जो साइकिल है वो चलता रहता है, यानी कि मलेरिया जो परजीवी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है, सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य में। मनुष्य में मलेरिया का लाइफ साइकिल देखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है। तो सबसे पहले एक मच्छर ने क्या किया है, तो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। सबसे पहले एनोफिलिस हेल्दी पर्सन स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, को काटता है। अब काटेगा तो क्या होगा कि जो सलीवा है वो इंजेक्ट हो जाएगा और रक्त में जो इसके परजीवी हैं वो पहुंच जाएंगे। फिर क्या होता है, प्लाज्मोडियम के पैरासाइट पैरासाइट ब्लड में पहुंचते हैं,
ब्लड से लीवर में पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले क्या होता है, जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो हेल्दी पर्सन को काटता है, जिससे प्लाज्मोडियम का पैरासाइट ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से लीवर में पहुंचता है। अब क्या होता है, लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लीवर में लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, तो इसके परजीवी उत्पन्न होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या हुआ, लीवर में पैरासाइट की संख्या बढ़ती है। संख्या बढ़ती है जिससे लीवर सेल फट जाता है। तो दोस्तों जब लीवर सेल फट जाता है तो यहाँ पे जो परजीवी है कहाँ प्रवेश करते हैं, तो वो ब्लड में जाते हैं। अब परजीवी ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। अब हुआ ये कि जो परजीवी ब्लड में रिलीज हो गए, अब ब्लड में वो आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। ब्लड से आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। तब आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं, फिर क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आरबीसी में रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीसी में क्या हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। और जब आरबीसी में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसकी संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो आरबीसी क्या हो जाएगा, फट जाता है। तो ना आरबीसी फट जाता है। फट जाता है। तो दोस्तों यहां तक हमने देखा कि क्या होगा, आरबीसी फट जाता है। अब क्या होता है कि आरबीसी के फटने पर हीमोज्वाइन नामक पदार्थ रिलीज होता है, जिसके फलस्वरूप मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है कि आरबीसी जैसे ही फटता है, तो आरबीसी फटते हैं तो हीमोजाइन नामक केमिकल रिलीज होता है, पदार्थ रिलीज होता है, जिससे फलस्वरूप क्या होता है, मलेरिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का
गैमेटोसाइट्स बनता है। तो दोस्तों यहां पर ये था कि मनुष्य के अंदर जो प्लाज्मोडियम के पैरासाइट हैं, जिसे सॉरी मलेरिया के पैरासाइट जिसे आप प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, कब लीवर में जाता है, कब ब्लड में जाता है, कब आरबीसी में अपनी संख्या बढ़ाता है, कब उनके गैमेट्स बनते हैं, ये आपने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल एनोफिलिस मॉस्किटो में। देखिए दोस्तों, अब प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है एनोफ्लिज मॉस्किटो में किस प्रकार से होता है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले होगा यही कि मच्छर है इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, फीमेल एनोफ्लिज संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब रक्त के साथ मलेरिया के परजीवी के गैमेट्स अंदर जाते हैं एवं स्टमक के अंदर निषेचन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात किया कि जो लाइफ साइकिल है एनोफ्लिज मॉस्किटो के अंदर कैसे होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले होता यही है कि जो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो है वो क्या करती है, किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है। जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो जो मलेरिया के परजीवी के गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं, तो रक्त के साथ उसके अंदर चले जाते हैं और उसके स्टोमक में जाकर के फर्टिलाइज होते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट है, दोस्तों ध्यान देंगे, जाइगोट है वो क्या है, मोटाइल होता है। जाइगोट मोटाइल होता है, मतलब कि गतिशील होता है। मोटाइल होता है और दोस्तों इसे हम ओकिनेट, इसे हम ओकिनेट कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो जाइगोट हो गया है वो क्या होता है, डेवलप होता है इसके स्टोमक में। तो इसका आगे हम डिस्कस करते हैं। जाइगोट स्टोमक के अंदर विकसित होता है। विकसित होता है एवं स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब ये जो दोस्तों स्पोरोजोइट्स हैं वो क्या करते हैं, तो इसके सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। स्पोरोजोइट्स
तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जाइगोट है स्टमक में अंदर विकसित हो रहे हैं, स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं, और ये जो स्पोरोजॉइट्स सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, पहुंच जाते हैं एवं संख्या बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, इसकी संख्या बढ़ा। अब यहाँ पे जो है उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स बहुत सारी मात्रा में बन चुके हैं। अब बन चुके हैं तो होगा यही कि जो स्पोरोजॉइट्स हैं कब बाहर निकलेंगे, तो पुनः अगर यही पुनः यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, व्यक्ति को काटता है, तब परजीवी जाकर परजीवी सलीवा के साथ पहुंचता है, और क्या करता है, व्यक्ति को संक्रमित करता है और संक्रमण करता है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि जो प्लाज्मोडियम है उसका जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन में किस प्रकार था और ये एनोफिलिस मॉस्किटो में किस प्रकार था। तो दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ह्यूमन में उसका सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है और मॉस्किटो में उसका सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। आप इस डायग्राम से आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं अब हम प्लाज्मोडियम के प्रकार की कि ये प्लाज्मोडियम कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्लाज्मोडियम किस प्रकार के मलेरिया को उत्पन्न करता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम के प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेली, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, चौथा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मोडियम के ये प्रकार है। अब बात रहा कि ये किस प्रकार का मलेरिया उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पे ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है, ये क्वार्टर मलेरिया उत्पन्न करता है और ये डेडली टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या होता है तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, टर्शियन का मतलब होता है कि इसमें जो बुखार आता है वो प्रत्येक 3 दिन पे बुखार आता है। फिर उसी प्रकार बिनाइन टर्शियन में भी जो बुखार आता है वो 3 दिन के मतलब अंतराल पे आता है। अब यहाँ पर आता क्वार्टर मलेरिया, इसका मतलब होता है कि जो फीवर आएगा वो 4 दिन पर, बुखार कितने दिन पे आएगा 4 दिन पे, इसमें कितने दिन पे तो 3 दिन पर, इसमें भी 3 दिन पर, और इसमें जो बुखार होता है वो 24 से यानी कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो कभी भी बुखार आ सकता है, अनियमित होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें होता है हाई फीवर और कितने 48 आवर्स में, और फिर इसमें भी हाई फीवर होता है 48 घंटे में। अब यहाँ पे ये 72 यानी कि 3 दिन के बाद मतलब चौथे दिन इसमें फीवर आते हैं, तो इसमें जो फीवर आता है वो 72 घंटे पे आता है। फिर नीचे वाला है कि फीवर जो है वो इरेगुलर पैटर्न में होता है कि इसका कोई निश्चित नहीं कि कब आएगा, ये कभी भी आ सकता है, 24 घंटा से 48 घंटा के बीच में बुखार कभी भी आ सकता है। अब बात रहा कि यहाँ पे आप एक पॉइंट देखेंगे कि जो क्या है, शॉर्टर पीरियड आर ऑब्जर्व मोस्ट फ्रिक्वेंटली विथ, देखिएगा जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, इसके द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है कम, बहुत थोड़ा होता है। और सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया की। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस प्रकार का जो प्लाज्मोडियम है उससे मलेरिया उत्पन्न होता है और अधिक समय का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और कौन सा प्लाज्मोडियम है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, तो सबसे कम होता है वो है फैल्सिफेरम,
और सबसे अधिक होता है वो है मलेरिया। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्लाज्मोडियम कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से जो मलेरिया के परजीवी हैं वो किस प्रकार से मलेरिया उत्पन्न करते हैं, किसमें कितने घंटे पर बुखार आता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम ओवेली के द्वारा होने वाला मलेरिया है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन का। फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा उत्पन्न होने वाला मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है वो है यानी कि संक्रमण काल है 14 दिन का। और सबसे अधिक यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है 28 दिन का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है उसका 14 दिन का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्लाज्मोडियम के प्रकार देखे, किस प्रकार के मलेरिया उत्पन्न करते हैं उसको देखा, और फिर हमने यहाँ पे देखा कि कितने कितने दिन पर बुखार आता है, और फिर इनका जो संक्रमण काल है वो क्या है उसको हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि अब हम जानते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। लेकिन आपको तो ऑलरेडी पता है कि बीमारी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के द्वारा फैलती है। अब देखिएगा मोड ऑफ इसके स्प्रेड होने का, यानी कि कैसे फैलेगा। तो सिंपल सी बात है, स्प्रेड कैसे होता है, तो फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस के द्वारा फैलता है और फीमेल एनोफिलिस कैरियर का कार्य करती है, जिसको आप ऑलरेडी जान चुके हो। करती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इतना डिस्कस कर लिया है कि ये जो प्लाज्मोडियम है कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के प्लाज्मोडियम से किस प्रकार का मलेरिया उत्पन्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मलेरिया जब अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसमें शरीर में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो दोस्तों मलेरिया के जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि मलेरिया में होता है फीवर, और हमने आपको बताया था कि फीवर क्या होता है, 3 घंटे के भी बाद आता है, या वो 4 घंटे पर भी आता, सॉरी 3 दिन के अंतराल पे भी आता है और 4 दिन के अंतराल पे भी आता है, या कभी कभी क्या होता है जो नीचे वाला सबसे हमने देखा था उसमें क्या होता है कि बहुत ही कभी भी आ सकता है। फिर यहाँ पे अब देखिएगा जो सिम्टम्स है मलेरिया के वो है फीवर, फिर है रेस्टलेस, बेचैनी, फिर सिम्टम है इसका हेडेक, सिर में दर्द होगा, बुखार होगा तो जाहिर सी बात है कि सिर में दर्द हो जाएगा। फिर होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख की कमी। अब देखिएगा जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 106 फ़ारेनहाइट तक उसका बुखार हो सकता है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो हाई फीवर होगा 106 फ़ारेनहाइट का। बाद में भले ही क्या होता है कि जो फीवर है उसको उसका जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, घट जाए, लेकिन हाई फीवर 106 फ़ारेनहाइट का। तो लक्षण में फीवर, रेस्टलेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, ये होते हैं मलेरिया के सिम्टम्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मलेरिया के जो हैं ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों मलेरिया के ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे,
तो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरामाफेनिकोल नहीं क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन हो गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरे कोमोप्रीमा हो गया। फिर दूसरे एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा पेलोड्रिन हो जाएगा। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो ये मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को क्विनिन दिया जाता है। क्विनिन का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता। अब ये क्विनिन क्या है, तो क्विनिन को सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। छाल से निकाला जाता है, जिसका प्रयोग हम मलेरिया के ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें क्लोरोक्विन हो गया, कोमोप्रीमा हो गया, पेलोड्रिन हो गया, फिर क्विनिन हो गया। इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे तो मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात रहा सबसे महत्वपूर्ण कि मलेरिया से हम बचेंगे कैसे, तो प्रिवेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बचाव की। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करेंगे, यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। अब मच्छरदानी का प्रयोग करने से यही होगा कि आपको मच्छर नहीं काटेंगे। दूसरी बात, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। जल जमाव नहीं होने देंगे, यानी कि ना ही जल जमा होगा, ना ही मच्छर के लार्वा उत्पन्न होंगे और ना ही आपको काटेंगे। और अगर उत्पन्न भी हो गए तो आप मच्छरदानी लगाइए, जिससे आपको क्या होगा, मच्छर नहीं काटेंगे। फिर है कि उसके लार्वा को मारने के लिए हम क्या करते हैं, लार्वा खाने वाले मछली को पानी में डाल देंगे। अब ये लार्वा खाने वाली मछली क्या है, तो ये जो लार्वा खाने वाली मछली है इसका नाम है गैम्बूसिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया। मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं, कब बुखार आता है, किसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, यानी कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए और इंफॉर्मेटिव हो तो क्या करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजीज के साथ और जानेंगे हम लोग 0 से अंत तक। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं।